हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के आज के भाग में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से पार्ट होने चाहिए। यानी एक कंप्लीट सिस्टम हम कब मानेंगे, जब हमारे पास उसके जितने भी पार्ट्स जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एंड यूपीएस, ये दीज आर द 5 कंपोनेंट्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द सिस्टम। यानी एक कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए ये हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहला है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? आपकी इनपुट डिवाइसेस होता है जिसका काम होता है कि आपको जो भी डेटा देना है सिस्टम को, आप कीबोर्ड के द्वारा डेटा को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका काम होता है डेटा को देना, डेटा को लिखना इनटू द सिस्टम। सेकंड है माउस। माउस आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो आपके किसी भी एप्लीकेशन को पॉइंट करने का काम भी करती है और फ्री हैंड ड्राइंग का भी काम करती है। यानी आप इसके द्वारा पेंटिंग में फ्री हैंड ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है आपका मॉनिटर। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर आप जो डेटा इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वो भी दिखाई देता है और जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो भी आपको दिखाई देता है। तो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यानी सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट सीपीयू आपका जो भी पार्ट है सिस्टम को, जो प्रोसेसिंग का जो भी पार्ट है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सीपीयू मेन कंपोनेंट होता है जिसके बगैर आपकी सिस्टम में कोई भी वर्क नहीं हो सकता। यानी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सब आपकी सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती नहीं। सीपीयू मेन पार्ट होता है जिसके अंदर सारे के सारे मदरबोर्ड हैं, आपके जो इनपुट डिवाइसेस की सेटिंग्स हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस की सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपकी सीपीयू के अंदर अवेलेबल होती है। बेसिकली सीपीयू जो पार्ट होता है वो 3 चीज़ों से मिल करके होता है, जिसमें आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है और MU यानी मेमोरी यूनिट होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मेन प्रोसेसिंग का काम करता है जो हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करता है एंड देन मॉनिटर पर उसका आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? जो बिना बाधा के आपके सिस्टम को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये तब होता है कि अगर हम अपने सिस्टम पे कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है और आपके सिस्टम में अगर यूपीएस नहीं लगा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आपका सिस्टम बंद हो जाएगा और आपको इम्पॉर्टेंट डेटा सेंड करना है या कुछ आप बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह और आपने उसको सेव नहीं किया है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूपीएस क्या होता है? ये आपके सिस्टम में बैटरी बैकअप देता है। यानी कि जितना भी बैटरी बैकअप होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको पावर सप्लाई देता है और वो उतने समय तक आपका वर्क आपके लिए मतलब करता है जितनी उसमें पावर सप्लाई होती है। तो यूपीएस एक मेन कंपोनेंट होता है मोस्टली बैंक्स में, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पर आपका ऑनलाइन हर काम होता है, वहाँ पर यूपीएस बहुत ज़्यादा होता है। हर एक सिस्टम में यूपीएस होता है ताकि उनका काम इंटरप्ट ना हो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं। तो अगर सपोज़ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल इंडिया जो भी उनका वर्क हो रहा है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम जो हमारे एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स की। देखिए, जनरेशन्स का मतलब आपको मालूम ही है कि जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब जैसे हमारे ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, तो इस तरीके से एक हायरार्की होती है। इसी तरीके से जनरेशन्स की भी हायरार्की होती है। यानी देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 1955, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1990 और फिफ्थ जनरेशन टुडे एंड फ्यूचर। यानी ये आज की और हम आने वाले
जो समय है उसके लिए हम कह सकते हैं कि 5th जनरेशन इज़ अबाउट टू कम, या जो चल रही है वो भी हमारी 5th जनरेशन के अंतर्गत आती है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं कि जितने भी हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं उनके अंदर की चीज़ें क्या हैं, किस तरह के कंप्यूटर होते थे, क्या प्रॉब्लम्स होती थी। लेट्स सी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955। देखिए इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह उस समय यूज़ होता था। मेमोरी कैपेसिटी 10,000 to 20,000 कैरेक्टर, यानी उस समय हमारे सिस्टम में केवल 10,000 से 20,000 कैरेक्टर ही यूज़ होता था। एग्जीक्यूशन स्पीड फ्यू थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में कुछ ही इंस्ट्रक्शंस आपके एक्सेप्ट करता था। लैंग्वेज मशीन कोड एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड। मशीन लैंग्वेज जैसा कि नाम है, मशीन का कोड होना, और इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड यानी कि फर्स्ट जनरेशन से ही आपके पास ऐसा सिस्टम आने लगा जिसमें इलेक्ट्रिकली वायर्ड बोर्ड के द्वारा आप अपने डेटा को सिस्टम पर इनपुट कर सकते थे। यानी इस तरीके की लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन से ही स्टार्ट हुई। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स में UNI VAC 1 and 2 एंड IBM 170, यानी ये आपका इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के नाम होते थे। रिमार्क में कंप्यूटर वर वेरी बिग, वेरी स्लो, अनरिलायबल एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। मतलब आपके कंप्यूटर उस समय बहुत बड़े होते थे। जैसे आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर, तो वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था जिसके लिए बहुत बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ती थी और उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे यूज़र्स की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत स्लो होते थे। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं या आपकी जो स्पीड कम होती है, या अगर आप वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्लो होता है, बहुत स्लो हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। जब कोई चीज़ स्लो होगी तो अनरिलायबल भी होगी, यानी अविश्वसनीय, एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, यानी जब वो अनरिलायबल है, बहुत स्लो है, कोई चीज़ बहुत जब स्लो चलती है तो ए लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है। बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपकी फर्स्ट जनरेशन से ही स्टार्ट हुई। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन्स में ये सारी कुछ कमियां थी जिन्हें रिकवर करने के लिए आपका सेकंड जनरेशन आया। तो सेकंड जनरेशन्स देखते हैं। ये देखिए आपका वैक्यूम ट्यूब्स का पिक्चर है यहाँ पर। इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स आपका पहले ज़माने में यानी फर्स्ट जनरेशन्स में यूज़ होता था। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन्स की, जिसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो 1955 से 1964 था। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई? ट्रांजिस्टर। ये कहा जाता था कि जो आपका वैक्यूम ट्यूब्स होती है उससे जस्ट डबल ट्रिबल आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता था, जो मच बेटर था देन वैक्यूम ट्यूब्स। मेमोरी कैपेसिटी देखिए बढ़ गई, वहाँ पर आपका 10,000 से 20,000 था, यहाँ पर 4,000 to 64,000 कैरेक्टर बढ़ गया। एग्जीक्यूशन स्पीड में भी सुधार आया, अप टू 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। लैंग्वेज चेंज हो गई, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, फोर्ट्रान, एल्गोल। ये कैसी लैंग्वेज होती हैं? देखिए आपके पास 3 लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल और एक होती है मिडिल लेवल। तो सेकेंड जनरेशन से ही शुरुआत हुई आपकी असेंबली लैंग्वेज की, जो आपकी मशीन कोड जनरेट करता था। हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत जैसे कोबोल है, फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर है, एल्गोल है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं आपकी सेकेंड जनरेशन से शुरू हुई। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर UNI VAC 1004 एंड IBM 1620। रिमार्क्स में रिड्यूस साइज एंड वेट। उस समय क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में आपका साइज़ भी घटा और वेट भी घटा, नहीं भार भी घटा। फास्टर ऑपरेशन, थोड़ा सा फास्ट ऑपरेट हुआ, बट कॉस्टली। लेकिन वो चीज़ आपकी कॉस्टली हो गई। क्यों कॉस्टली हो गई? क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ फास्टर होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वो कॉस्टली हो जाती है। इंक्रीज़ इन रिलायबिलिटी, जब कोई चीज़ फास्ट होगी, अच्छी होगी, तो रिलायबल भी होगी यानी विश्वसनीय भी होगी। रैपिड ग्रोथ इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, यानी तेज़ी से बढ़ोतरी किसमें? डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम शेयरिंग का मतलब होता है टाइम को शेयर करना। जैसे कि अगर एक आपका CPU है, CPU एक समय में एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को हैंडल करता है, तो वहाँ पर क्या होता है? टाइम शेयरिंग होती है। एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको ऑनलाइन रेस्पॉन्स करे। जैसे अगर हम ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो वो हमें तुरंत ही ऑनलाइन रेफरेंस देता है, रिप्लाई करता है कि हाँ यू हैव सबमिटेड दिस फॉर्म या सक्सेसफुली। इस तरीके से वो आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, जो आपका ऑनलाइन या ऑन टाइम आपको रेस्पॉन्ड करता है।
तो दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपने देखा कि इसमें मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ गई, एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ी, लैंग्वेज भी चेंज हो गई और आपके रिमार्क्स में भी थोड़ा सा अंतर आया। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर जो बना हुआ है। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके का होता है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1975। इसमें क्या होता है, आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मेमोरी कैपेसिटी 32,000 to 4 million कैरेक्टर्स, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ी अप टू 10 million इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, लैंग्वेज हाई लेवल लाइक कोबोल, बेसिक, फॉर्ट्रान। ये सारी लैंग्वेजेस बेसिकली कोडिंग के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए ही यूज़ होती थी आपकी। तो इनकी शुरुआत भी आपकी सेकेंड जनरेशन से ही चालू हो गई थी। तो थर्ड जनरेशन में भी थोड़ा सा मतलब ये प्रोग्रेस हुआ। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर UNI VAC 100 एंड IBM 360। रिमार्क्स में स्मॉलर, फास्टर, रिलायबल एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, रिड्यूस कंप्यूटिंग कॉस्ट, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। यानी स्मॉलर, फास्टर, थोड़ा फास्ट हुआ, रिलायबल हुआ यानी विश्वसनीय हुआ, एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, कम पावर की ज़रूरत होने लगी, रिड्यूस कंप्यूटिंग कॉस्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट में कटौती हुई, इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर में भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला यानी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स यानी कि थर्ड जनरेशन से ही आपका जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो टूल्स है वो आपके थर्ड जनरेशन में ही अवेलेबल हुए। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन से फिर सेकेंड जनरेशन फिर थर्ड जनरेशन, तो कितने आपके इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, यानी चेंजमेंट आपका बड़ी मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स का चित्र है, आपका साइन है, पिक्चर है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इसी तरीके से आपका दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1975 टू टुडे। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि LSI। मेमोरी कैपेसिटी देखिए कितनी बढ़ गई, 5,12,000 to 32 million कैरेक्टर्स। एग्जीक्यूशन स्पीड अप टू 100 million इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। लैंग्वेज देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जितनी भी मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, बेसिक है, कोबोल है। लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जस्ट लाइक रोबोट। यानी रोबोट क्या होता है कि रोबोट को आपने एक बार बना दिया है, उसके बाद आपके पास रिमोट है, रिमोट के द्वारा आप रोबोट से सारा काम करा रहे हैं। तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर, उसकी शुरुआत भी आपकी फोर्थ जनरेशन से हुई। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स एप्पल है, मैकिनटॉश है, IBM PC है, PCXT है, PCAT है। ये इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के नाम थे। रिमार्क में मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल हुए, मच फास्टर, ज़्यादा फास्ट हुए, मच स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर केम इन द मार्केट। यानी कि ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ फास्ट थे, मच स्मॉलर, थोड़े से छोटे हुए, लेस एक्सपेंसिव, कुछ कम एक्सपेंसिव हुए, एंड मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर केम इन द मार्केट। यानी जो आज के सिस्टम्स हैं वो हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे फोर्थ जनरेशन से ही मार्केट में आ रहे हैं। यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसी तरीके का आपको माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस यूज़ होता है। नाउ वी टॉक अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अबाउट टू कम, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि यह कह सकते हैं आने वाला भी है, जो चल रहा है और जो आने वाला है। इसमें टेक्नोलॉजी VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ULSI भी कह सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। रिमार्क्स में इनकॉर्पोरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट हो रहा है। प्रोसेस नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन सच एज पिक्चर्स एंड ग्राफ, यानी यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने को मिलेगी जो पिक्चर्स एंड ग्राफ पर डिपेंड होगी। यानी कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब हमारी पिक्चर्स एंड ग्राफ्स पर ही डिपेंडेंट होंगी। तो ENIAC, अभी हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में ENIAC का नाम सुना था, UNI VAC का नाम सुना था। तो ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से ही शुरुआत उसकी हो गई, और इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो कंप्लीटेड इन 1946। और ये इसकी पिक्चर है, ये इसी तरीके का ENIAC कंप्यूटर हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने यहाँ देखा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
integrator and computer. Now UNI VAC1, UNI VAC1 का मतलब होता है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका कमर्शियल कंप्यूटर था जो आपका सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था। ये उसकी पिक्चर है ये आपकी। इसके बाद EDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी इसमें जो भी आप प्रोग्रामिंग करते थे तो वो स्टोर होता था। और ये डिज़ाइन बाय वॉन न्यूमैन इन 1952 और इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ ए स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। यानी आप नॉर्मल अगर कोई डेटा बना रहे हैं या आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये उसमें अपने प्रोग्राम को या उसकी डेटा को स्टोर कर सकता था। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर आपका था ऑसबोर्न 1, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर रिलीज इन 1981 बाय ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन। ये उसकी पिक्चर है। इस तरीके का ऑसबोर्न पोर्टेबल कंप्यूटर था। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो है आपकी, द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वॉज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1949। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो है आपका 1949 में आपकी पहली कंप्यूटर कंपनी लॉन्च हुई जिसने इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी स्टार्ट हुई जिन्होंने इस तरीके के कंप्यूटर का निर्माण किया। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जनरेशन्स के साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम के बारे में बातचीत की। अगर आपने ये वीडियो को देखा, आप इसको वॉच करिए, देखिए और स्टडी करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड पुश द बेल आइकन। टिल देन, गुड बाय।